Hello guys and welcome back to the next lecture. ज्योग्राफी ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम और आज का जो हमारा लेक्चर होगा ये है एटमॉस्फेयर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम पहले थियोरी पोर्शन देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पे एक एक करके सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलो एटमॉस्फेयर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर शुरू करते हैं। उसके पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए। एक टर्म आपने सुना होगा वेदर, दूसरा क्या है क्लाइमेट। अब आप ये बताइए कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, तब तक मैं बताती हूँ आपको। देखो, वेदर क्या होता है कि किसी गिवन टाइम पे कैसा वेदर है उसको हम वेदर कहते हैं। जैसे अभी अगर आपके शहर में बारिश हो रही हो तो आप क्या बोलेंगे कि बारिश का मौसम है, तो वेदर कैसा हो गया, रेनी, राइट। लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। फॉर लॉन्ग टर्म यानी लगभग 30 इयर्स में हम देखते हैं कि एवरेज किसी प्लेस की टेम्परेचर कितना है, कैसा मौसम वहां पे रह रहा है, उस हिसाब से हम क्लाइमेट का पता लगाते हैं। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है, तो दिल्ली का क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल है। लेकिन अगर हम दिल्ली में वेदर की बात करें तो वहां पे अभी क्या है, ठंड है। अच्छा, ठंड ज्यादा पड़ रही है। और सीजन की बात करें तो सीजन आप मंथ्स में, मतलब आप 3 से 4 महीने का डेटा उठा के देखते हैं कि कैसा वेदर चल रहा है, उसको आप सीजन कहते हैं। तो सीजन भी कैसा है, विंटर। लेकिन क्लाइमेट कैसा है, कॉन्टिनेंटल। तो ये वेदर, क्लाइमेट और सीजन में डिफरेंस होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर की, मतलब एटमॉस्फेयर आया कैसे। तो देखो, सबसे पहले तो प्राइमोर्डियल या प्राइमरी जिसको हम कह सकते हैं, एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ पे था। जब अर्थ बन रहा था तो उस समय अर्थ में कुछ एटमॉस्फेयर था। एटमॉस्फेयर का क्या मतलब होता है, लेयर्स ऑफ गैसेस, राइट। तो कुछ लेयर्स ऑफ गैसेस थी एटमॉस्फेयर में। फिर धीरे धीरे वो चेंज हो गया। अभी जो प्रेजेंट हमारा एटमॉस्फेयर है वो कैसे बना वो देखते हैं। तो ये फेजेस में चेंज हुए। तो पहला फेज क्या था चेंजिंग का, देखो, सबसे पहले तो ये जो भी प्रिमोडियल या प्राइमरी एटमॉस्फेयर थी अर्थ की, ये चली गई। क्यों चली गई, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट थी सरफेस पे। अर्थ के सरफेस पे जब अर्थ बना तो बहुत ज्यादा हीट थी। इसकी वजह से जो प्रिमोडियल एटमॉस्फेयर है वो सारी चली जा चुकी थी। और ऐसा साइंटिस्ट बताते हैं कि हो सकता है हाइड्रोजन और हीलियम रही हो पहले, जो कि इंटेंस हीट की वजह से चली गई। फेज वन के बाद आता है फेज टू। पहले प्रीमोडियल जो आपकी एटमॉस्फेयर है वो गई अर्थ से। फेज टू में क्या होता है कि बहुत ज्यादा डीगैसिंग होती है। डीगैसिंग का मतलब गैसेस का रिलीज होता है। तो जो आपके बहुत सारे एटमॉस्फेरिक गैसेस थे वो चले गए और बचा क्या, सिर्फ ऑक्सीजन बचा और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बच गया डीगैसिंग में। बाकी सारे एटमॉस्फेरिक गैसेस उड़ के चले गए, ये दो बच गए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। फेज टू के बाद क्या आता है, फेज थर्ड। अब फेज थर्ड में होता है आपका फोटोलिसिस और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो देखो, फोटोलिसिस का प्रोसेस क्या है कि हाइड्रोजन H2O है, सन की रेज के साथ इसने रिएक्ट किया, फोटोलिसिस किया और क्या बनाया, हाइड्रोजन और O2 को रिलीज कर दिया। तो ऑक्सीजन रिलीज हो गई हमारे एनवायरनमेंट में। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे हो रहा है हमारा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, आपका बन जाता है, सॉरी, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड वापस से रिलीज होती है। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का इस तरह से कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो फोटोलिसिस और फोटोसिंथेसिस ये दो चीजें हुई और इसकी वजह से आपका
जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। और फेज 4 में जो अभी हमारा प्रेजेंट इन्वायरमेंट है, जो हमारा प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है, वो बन गया था। अच्छा, अर्थ पे एटमॉस्फेयर क्यों है? क्योंकि अर्थ की अपनी ग्रेविटी है, तो इसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर को अपने पास अट्रैक्ट करके रखती है, इसीलिए अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमारा एटमॉस्फेयर बना। देखो, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एटमॉस्फेयर बना कैसे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, लेयर्स या स्ट्रक्चर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहला जो लेयर है वो कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर, यानी ये अर्थ का सरफेस है, और अर्थ के सरफेस से लगा हुआ जो लेयर है उस लेयर को हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस से लगे हुए को हम कहेंगे ट्रोपोस्फियर। उसके बाद आपका आता है स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर मैं यहाँ पे बना देती हूँ, देखो ये ट्रोपोस्फियर, इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के बाद आता है आपका मीजोस्फियर, और लास्ट में आता है थर्मोस्फियर। तो ये आपके लेयर्स है, किसके, एटमॉस्फेयर के, ये लेयर्स है। तो एक एक करके हम चारों के बारे में जानेंगे। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, आप आसानी से कर लेंगे। तो ट्रोपोस्फियर को आप जोन ऑफ मिक्सिंग भी कहते हैं। ट्रोपोस्फियर को क्या कहते हैं, जोन ऑफ मिक्सिंग भी कहते हैं। और जो भी आपकी वेदर फिनोमेनास है वो सारी यहीं पे होती है। वेदर फिनोमेना जैसे बारिश वगैरह सारी कौन से लेयर में होती है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि वेदर फिनोमेनन्स कौन से लेयर में होती है, तो आपकी ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, वेदर फिनोमेनन्स होती है और इसको जोन ऑफ मिक्सिंग भी कहते हैं। ठीक, अच्छा, इसका जो एवरेज हाइट है आप कह सकते हैं वो 12 किलोमीटर का है। एवरेज एलिवेशन कह लीजिए, इसको भी लिख लेते हैं, एवरेज एलिवेशन 12 किलोमीटर का है। और अगर आप इक्वेटर की तरफ जाएं तो इक्वेटर की तरफ ये 17 किलोमीटर और पोल्स की तरफ 9 किलोमीटर के आसपास होता है। यहाँ पे बना लेते हैं एक ग्राफ। चलो, ये 0 डिग्री है यानी इक्वेटर, और ये आपकी 90 डिग्री यानी पोल। तो पोल पे 9 किलोमीटर और इक्वेटर पे 17 किलोमीटर। ये 17 किलोमीटर हाइट है और ये 9 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये ऐसे हमारा इस टाइप का कुछ रेंज होता है ट्रोपोस्फेयर का, राइट। और ये जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है इसकी, ट्रोपोस्फेयर की जो अपर मोस्ट लेयर होती है इसको क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज कहते हैं। तो ट्रोपोपॉज किसको कहते हैं ये भी आपको याद रखना है, ट्रोपोस्फेयर के अपर मोस्ट लेयर को आप ट्रोपोपॉज कहते हैं। ठीक है, अगला देखो स्ट्रेटोस्फेयर। बस इतनी जानकारी काफी है, इस तरीके से सबके हम थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे और फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटो, स्ट्रेटो का क्या मतलब है, स्ट्रेटो बना है स्ट्रेटिफाइड से, स्ट्रेटिफाइड से, स्ट्रेटिफाइड का मतलब लेयर्ड। तो क्या चीज लेयर्ड है, तो इसमें एक ओजोन की लेयर्ड है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या पाया जाता है, ओजोन। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होता है, और यही ओजोन जो सन की हार्मफुल यूवी रेज आती है इनको एब्जॉर्ब करता है। तो सन की रेज को कौन एब्जॉर्ब करता है, ओजोन लेयर, और ओजोन का लेयर किस में होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर की ये खास बात है। ठीक, अब बात करते हैं मीजोस्फेयर। तो मीजोस्फेयर कुछ नहीं है, मीजो का मतलब क्या होता है, मिडिल। तो मीजो का मतलब है मिडिल, यानी ये मिडिल में है। किसके मिडिल में है, लोअर लेयर्स और अपर लेयर्स के। लोअर लेयर्स कौन सी, लोअर लेयर्स आपकी ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, और अपर लेयर कौन सी, थर्मोस्फियर। तो इन दोनों के बीच में, इसलिए इसको मीजोस्फियर कहते हैं। ये कुछ नहीं है, ये ट्रांजिशनल लेयर है, इसको आप ट्रांजिशनल लेयर भी कहते हैं, ट्रांजिशनल लेयर। ट्रांजिशनल लेयर किसमें, बिटवीन
upper and lower layers, right? चलो, अब इसकी जो हाइट है वो लगभग 50 to 80 किलोमीटर के आसपास, एलिवेशन, इसका एलिवेशन 50 to 80 किलोमीटर के आसपास का होता है। उसके बाद हमारा आता है कौन, थर्मोस्फेयर। तो देखो थर्मोस्फेयर क्या होती है, इसमें जो है टेम्परेचर आपकी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और टेम्परेचर क्यों बढ़ती है, क्योंकि ये सन के काफी क्लोज आ चुका होता है, तो सन की रेज डायरेक्ट इसके ऊपर आती है और इसकी वजह से जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है वो इस लेयर का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अभी देखिए इस लेयर को कई लेयर्स में डिवाइड किया गया है और सबकी अपनी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी आती है जी लेयर, ये हो गई आपकी जी लेयर। ठीक है, ये जो है आपकी एफ लेयर है, पहली जी लेयर, देन एफ लेयर, और उसके बाद ई लेयर, और एक और लेयर होती है जिसको आप कहते हैं डी लेयर। तो ये है आपकी डी, ई, एफ और जी लेयर्स। ये चारों लेयर्स किसमें होती है, थर्मोस्फेयर में। अब देखो ये जो एफ लेयर और ई लेयर के बीच की जगह है इसको हम कहते हैं एपेल्टन लेयर, एपेल्टन लेयर। और जो ई और डी लेयर के बीच की जगह है इसको बोलते हैं आप कैनली हेविसाइड लेयर, कैनली हेविसाइड, कैनली हेविसाइड लेयर। ठीक है, तो ये हो गई। अच्छा ये है क्यों ऐसा, तो देखो ये जो डी लेयर है, डी लेयर क्या करती है, लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। ई लेयर किसको रिफ्लेक्ट करेगी, ई लेयर जो है आपकी वो मीडियम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करेगी। और एफ लेयर क्या करती है, एफ लेयर हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा आपने आयोनोस्फीयर का नाम भी सुना होगा, तो आयोनोस्फीयर जो है वो थर्मोस्फेयर का ही सबस्फेयर होता है। ठीक है, तो ये सारे किस में आते हैं, आपके थर्मोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि ये सन के काफी पास है, तो सन की लाइट डायरेक्ट एब्जॉर्ब होती है इसके अंदर, इसीलिए इसका टेम्परेचर बढ़ा रहता है। मीजोस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है, स्ट्रेटोस्फेयर का ज्यादा होता है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसलिए इसका जो क्या बोलते हैं टेम्परेचर वो ज्यादा होता है। ट्रोपोस्फेयर में लैप्स रेट होता है, लैप्स रेट यानी जितना ज्यादा ऊपर जाते जाओगे उतना ज्यादा आप कूल फील करोगे, तो लैप्स रेट की वजह से जो ट्रोपोस्फेयर है उसका टेम्परेचर कम होता जाता है ऊपर जाते जाते। ठीक है, एक बार टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं और ग्राफ की मदद से समझते हैं। तो सबसे पहले एक ग्राफ बनाती हूँ, और यहाँ पे टेम्परेचर लेते हैं कि -80 डिग्री सेंटीग्रेड से यहाँ पे हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके चलते हैं, और बीच में बाकी सारे टेम्परेचर रहेंगे वो आप देख लेना। सारे लेयर्स बना लेते हैं। तो पहली लेयर कौन सी है हमारी, ट्रोपोस्फेयर, बना लो ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद कौन आएगा, स्ट्रेटोस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर भी बना लेते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद मीजो, तो मीजोस्फेयर, और सबसे ऊपर आपका कौन सा होता है, तो थर्मोस्फेयर, बना लो थर्मोस्फेयर। ठीक है, चलिए तो अर्थ सरफेस की बात करें तो आपका जो टेम्परेचर है वो लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड, हम एक एवरेज मान के चलते हैं, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जितना ऊपर जाते हैं वो उतना घटता जाता है। तो हमने यहाँ से 30 डिग्री से ऊपर गए और ऊपर जाने पे ये -80 तक चला गया।
ठीक, और ये क्यों गया? तो मैंने आपको बताया था लैप्स रेट की वजह से जाता है, लैप्स रेट की वजह से ये घट गया। अब स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तो स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर को बढ़ाओ, स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर क्यों बढ़ा? क्योंकि यहाँ पे यूवी रेज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज इसकी वजह से बढ़ा। यू और वी एक जैसे लग रहे हैं मेरे। चलो, अब फिर से मेसोस्फीयर में कम होगा, क्यों? क्योंकि गैसेस ही कम होती है मेसोस्फीयर में, तो मेसोस्फीयर में वापस से कम हुआ। क्यों कम हुआ? लैक ऑफ गैसेस की वजह से कम हो गया। और थर्मोस्फीयर में आपको पता है बढ़ता है, तो थर्मोस्फीयर में क्या करेगा? ये बढ़ेगा। क्यों बढ़ता है? क्योंकि सन के पास है, नियरनेस ऑफ सन। तो ये है आपका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एटमॉस्फेयर में, किस तरीके से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये टेम्परेचर है, ये स्केल, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा लेयर्स और एटमॉस्फेयर क्या होता है और एटमॉस्फेयर के कितने लेयर्स हैं। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो।